हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं सनराइज लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहो और एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रस्तावना का उपबंध सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में किया गया। इसके पश्चात अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, प्रस्तावना यह संविधान के परिचय या उसकी भूमिका को कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, और हम इसके एक एक शब्द के मतलब को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें हम भारत के लोग। तो इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वह भारत की जनता है, अर्थात अपनी शक्ति भारतीय संविधान भारत की जनता से प्राप्त करता है। और भारतीय जनता ने अपनी इस संप्रभु शक्ति को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। क्लियर हुआ? अब देखिए, भारत के लोगों ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है कि भारत को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ निकल के आता है, इसका अर्थ यह निकलता है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में ही निहित है, और भारत अपनी विदेशी नीतियों के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी देश से मित्रता या संधि कर सकता है। क्लियर है जी? अब देखिए दूसरा शब्द समाजवादी। जो शब्द प्रयोग किया गया है समाजवादी, ये भारतीय उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और इस शब्द का जो अर्थ निकल आता है कि राज्य में जो उत्पादन होंगे उन पर सरकार का नियंत्रण होगा या सरकार में निहित होंगे, और भारतीय समाजवाद एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद होगा। ठीक है जी? अब देखिए जी, दूसरा शब्द प्रयोग किया गया इसमें पंथनिरपेक्ष। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन समाजवाद जोड़ा गया और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष का जो अर्थ निकलता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता। राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। क्लियर हो जी? ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब देखिए, इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है लोकतंत्रात्मक, अर्थात ऐसा सरकार जो सर्वोच्च शक्ति जनता में हो, अर्थात भारतीय सरकार की जो शक्ति है वह जनता में निहित है। भारत की सरकार जनता से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है। जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित सरकार से है। जो अब्राहम लिंकन ने शब्द दिए थे, जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित सरकार, इसी लोकतंत्रात्मक को हमने इस उद्देश्य में शामिल किया गया है। फिर देखिए शब्द है गणराज्य, अर्थात ऐसा राज्य जिसका कोई वंशानुगत शासक नहीं है। अर्थात आपने सुना होगा पहले यह परंपरा थी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन जब से संविधान लागू किया गया इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे। गणराज्य मतलब जिसमें वंशानुगत शासक न होकर जनता के प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसका शासन करेंगे। ये देखिए 5 शब्द का अर्थ क्लियर है। अब देखिए, ये भारत की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं कि वो किस प्रकार के भारत को बनाना चाहते हैं। फिर देखिए जी, तथा उसके समस्त नागरिकों को, और इसमें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि वह नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान कराना चाहते हैं। देखिए, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। देखिए, इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्याय का उपबंध किया गया है। तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। और फिर इसके बाद देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता
विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। और इसके बाद देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता का प्रयोग किया गया है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। ये सब प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया बंधुता, ये भाईचारे की भावना को स्पष्ट करती है। और प्रस्तावना की जो बंधुता है इसमें 2 शब्दों का अर्थ निकल के आता है, एक तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और यहाँ जो अखंडता शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये अखंडता शब्द का मतलब कि प्रत्येक जो पृथकतावादी प्रवृत्ति है उसे रोकती है, अर्थात संघ से राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए ये प्रकृति को स्पष्ट करते हैं और 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। दृढ़ संकल्प होकर, कौन? हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है एक तो हमारा संविधान कब अधिनियमित हुआ और इसमें न्याय, ये नागरिकों के अधिकार के प्रावधान किया गया है कि अधिकार होंगे न्याय के, स्वतंत्रता का, समता का, और ये प्रकृति दर्शित होती है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्या भारतीय स्वदेशी का संविधान का भाग है या नहीं।